नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के इस कार्यक्रम गूंज में। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और महाराष्ट्र की धमाकेदार कवरेज के लिए हम निकले हुए हैं इलेक्शंस को समझने के लिए, बारीकी से उस नब्ज को टटोलने के लिए। इस वक्त मैं नागपुर में हूँ। नागपुर वो जगह है जहाँ संघ का मुख्यालय है, ये वो जगह है जो नितिन गडकरी की प्रयोगशाला है, ये वो जगह है जो देवेंद्र फडणवीस की कर्मभूमि कही जाती है, ये वो जगह है जहां से नाना पटोले यानी कांग्रेस के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। लेकिन यहां से आज बात करनी है अकबरुद्दीन ओवैसी की। आप कहेंगे भाई तेलंगाना के विधायक की इस वक्त यहाँ क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि AIMIM जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उसमें से एक संभाजी नगर भी है, जो कि आज भी इलेक्शन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो औरंगाबाद से जानी जाती है। वहां पर अपने कैंडिडेट्स AIMIM ने उतारे हैं और इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रैली करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपनी लगाम भूल गए। जुबान पे जो लगाम लगती है वो एक बार फिर से भूल गए। हाँ, इस बार चालाकी जरूर की उन्होंने। आपको याद होगा आज से मेरे ख्याल से कुछ 12 वर्ष पहले 2012-13 का समय था जब असद ओवैसी ने माफ कीजिएगा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को पकड़ के रखो, अपने पास रखो और फिर हमें देखो हम क्या करते हैं। लेकिन यहाँ जब वो रैली कर रहे थे तो जो भी वक्त 10 बजे रैलियां खत्म हो जाती है, आप भी जानते हैं, 9:45 पर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि अभी 15 मिनट बाकी है। और जैसे ही वो कहते हैं 15 मिनट बाकी है, हुजूम जो वहां पर सैलाब जो लोगों का होता है वो हूटिंग करने लगता है, नारेबाजी शुरू कर देता है और फिर वो ये कहते हैं ये मेरा साथ नहीं छोड़ती, मैं इसका साथ नहीं छोड़ता। तो इस पर अब नवनीत राणा औरंगाबाद से ही वो भी एक बयान देती हैं और वो ये कहती हैं कि इस बार ये भूल कर गए हैं, ये बच्चे हैं कि 15 मिनट की बात कर रहे हैं, हमें 15 सेकंड दे दीजिए। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र के चुनाव अब मिनटों पर आ गए हैं, सेकंडों पर आ गए हैं। आज इसी पर बहस करनी जरूरी है। मैं चाहती हूँ पहले ये रिपोर्ट आप देखें और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। और जब ये बात आपसे कर रही हूँ तो ये बताना ज़रूरी है कि आज छठ का महापर्व है। मेरे सामने डूबता हुआ सूरज मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे ठीक पीछे वहाँ पर घाटों पर बाकायदा इस वक्त स्नान चल रहा है। यानी जितनी भी महिलाएं व्रतधारी हैं वो पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। ये पहला ऐसा त्योहार है जहां डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है कि तुम पूरा साल मेरे लिए जले और अब तुम डूब रहे हो, तुम्हें नमन। तो छठ के इस महापर्व के साथ शुरू करते हैं महाराष्ट्र चुनाव पर गूंज। लोकसभा चुनाव के वक्त ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से शुरू हुई 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई अब महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर शुरू हो गई है। संभाजी नगर में प्रचार करने पहुंचे AIMIM के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला बयान दिया तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में भूचाल आ गया और पुरानी सियासी अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। अभी 15 मिनट, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। हाँ, वो मेरा पीछा छोड़ती है, मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी, सिर्फ 15 सेकेंड।
मौका था संभाजी नगर में प्रचार का, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार के लिए 15 मिनट होने का हवाला देकर पुरानी लड़ाई को नए सिरे से पेश किया, तो नवनीत राणा ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की। यानी चुनावी मौसम में भड़काऊ बयानबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है और जल्द इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था, छठ का महापर्व है और महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, खासकर बिहार से, वो यहाँ जो रहते हैं आज इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। देखिए, कल नहाया खाया से शुरू होता है ये महापर्व। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद कल जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देकर जितनी भी व्रतधारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो व्रत तोड़ती है। और ये छोटा मोटा व्रत नहीं होता है, ये बहुत कठिन व्रत होता है। मतलब आप जो कल से मसला शुरू होता है, कद्दू की एक सब्जी खाई जाती है, उसी वक्त पानी पिया जाता है, फिर पूरा टाइम बगैर खाए पिए आप निकालते हैं। आज कुछ लोग जो है बीच में एक घूंट पानी ज़रूर पीते हैं, फिर अगली सुबह जब तक सूरज को अर्घ नहीं दे दिया जाता है, आप भूखे प्यासे 48 घंटे तक रहते हैं। सूरज देवता की शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लिए इस तरीके से जलते हैं, हमें ज़िंदगी देते हैं। तो ये छठ का पर्व जिसे आप देख रहे हैं पूरे देश में मनाया जा रहा है, खासकर बिहार में, बहुत सारी उसकी शुभकामनाएं। और खासकर शारदा सिन्हा जी के जाने के बाद ये अधूरा सा है छठ का पर्व। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शन का पर्व है, इसमें अलग अलग किस्म के बयान आने लगे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में वो लगातार डेरा जमाए हुए हैं चुनावों के सिलसिले में। हमारे साथ इस वक्त हाजी महमूदुद्दीन रंगरेज साहब जुड़ चुके हैं, जो कि AIMIM के नेता हैं। शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, और राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में मुझे बताया जा रहा है कि जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हाजी रंगरेज साहब, ये 15 मिनट से आपका क्या नाता है? अब आ गई ना नवनीत राणा कह रही है 15 सेकेंड, ये डराने धमकाने की राजनीति क्यों करनी है? काम की बात कर लीजिए ना, पढ़ाने लिखाने की बात कर लीजिए मुसलमानों को, हाँ, महिलाओं को हक दिलाने की बात कर लीजिए। वहां पे हूटिंग मच रही है, 15 मिनट बस यही सब करके जीना है क्या? देखिए रुबिका जी, आप तो बहुत मशहूर पत्रकार हैं और आप गई भी होंगी हैदराबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने काम भी देखा होगा, कैसे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने कितना काम वहाँ पर किया है आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए। और लगातार जो इन सब चीजों को, अगर वक्त बच रहा था 15 मिनट का, अगर उन्होंने ये बात बता दी कि 15 मिनट का वक्त है अभी 10 बजने में, जो चुनाव आयोग की तरफ से 10 बजे लास्ट होता है, तो उस नहीं, पर तो हम सबके हाथों में घड़ी दिया। नहीं है क्या? हमारे हाथ में मोबाइल नहीं है? क्यों बताने की जरूरत है 15 मिनट? क्यों बताने की जरूरत है? वो जानबूझ के उन्होंने ये उद्दंड करने की कोशिश की है ना, वो जानते हैं कि खेल होगा यहाँ पर। अगर भारतीय जनता पार्टी, हाजी साहब, सिर्फ ये कह दे कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो आप कहते हैं हाय देखिए कटने की बात होगी। अरे कटने की कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ है यूनिटी में, और यहाँ वो 15 मिनट में याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया बेवकूफ है क्या? हाजी साहब बताइए। देखिए रुबिका जी, अगर हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत कहा होता तो अभी तक उनके खिलाफ FIR हो गई होती। मगर नवनीत राणा जो है, और जो नीतीश राणा है, और मोदी जी से लेकर उनके अमित शाह जी, जितने नेता हैं, वो आप सुन तो लीजिए, ना हाजी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं सुन रही हूँ, बस एक बात हाजी साहब, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी अपना दिमाग ना हालात को दुरुस्त करने में लगाते ना तो बहुत आगे पहुंच चुके होते। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने, अजीबोगरीब बयान देने में अपना दिमाग लगाते हैं। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम। उनको ये बात कोई समझाता नहीं है। तालियां बटोरने से इंसान जिंदगी में तब्दीलियां नहीं ला सकता। क्या है वो हुड़दंगी वहां खड़े होकर ताली बजा देंगे? क्या होगा इससे ज्यादा? क्या हो जाएगा हाजी साहब, मुझे ये बताइए। अच्छा सुनिए, 4-5 तालियां बजने से क्या हो जाएगा? अच्छा रुबिका जी, सुन तो लीजिए। आप ही सब बोलती रहेंगी तो फिर आप हमें कैसे बुलवाएंगी? मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा
कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के, शीर्ष मोदी जी ने किस कपड़ों से पहचानने की बात करी, भैंस की बात करी, और जो है मंगलसूत्र की बात करी। अमित शाह जी ऐसे कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि जोर से जो करंट शाहीन बाग तक जाए। फिर आप हेमंत हाजी बिस्वा साहब शर्मा बहुत हर हाजी मुसलमान साहब को लोकसभा के जिम्मेदार पहले समझते की हैं। बात है ना, आपको वो बयान, आपने तो मेरा आपको वो इंटरव्यू बयान देखा नजर नहीं होगा। आते ना। नहीं रूबिका जी, मेरा अरे आपको मुझे 15 मिनट अरे वाली बात कैसे तो याद सुनाई नहीं दे आता, गई। मैं मतलब इकलौती जो वाहिद मस्जिद में शख्स घुसकर और हूँ, मुसलमानों को मारने का इकलौती बात वाहिद करते हैं, शख्स रूबिका हूँ जी, उस जिसने पर तो आप प्रधानमंत्री एक भी नरेंद्र नहीं मोदी करती। से बाकायदा इस मसले पर सवाल पूछा था। ज्ञान मत दीजिए मुझे वाहिद साहब, मत दीजिए, क्योंकि मैं इकलौती वो शख्स हूँ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर सवाल किया था। तो मुझे मत सिखाइए कि क्या सवाल मुझे पूछने, कहाँ पूछने हैं। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपको ना अब हाजी साहब रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं कह रही हूँ कि अगर आप मुझे वो बयान याद दिलाएंगे तो मैं कहूंगी पुरानी बात है, मैंने लोकसभा में वो सवाल पूछ लिया, गंगा घाट पर खड़ी थी इसी पानी की तरह, वहां भी पानी में रिफ्लेक्शन जो है मैं खुद भी देख रही थी और दिखा रही थी। अच्छा सुन तो लीजिए रूबिका जी, अब रुक जाइए हाजी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, नहीं मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं रोकना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ, तहसीन पुनावाला भी जुड़ चुके हैं। तहसीन पुनावाला, ये आपने AIMIM ये कौन सी राजनीति कर रही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड। ना तो महायुति ना महाआघाड़ी, वो कहते हैं भाई हम तो रजिया है, गुंडों में फंस गए। रूबिका जी, मुझे पता चला आप महाराष्ट्र में हो, मेरी जन्मभूमि पे, तो वहां पर आपका स्वागत है जी। दो चीज में कहना चाहता हूँ। MIM जो है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नोटा से लड़ने वाली पार्टी MIM, जिनको नोटा के बराबर वोट मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और आपको याद होगा रूबिका जी, आज से 1 महीने पहले लगभग जब मैं आपके शो पे था, मैंने भविष्यवाणी की थी कि महाराष्ट्र में, मेरी महाराष्ट्र की धरती पे जाके बीजेपी पोलराइज करेगी और MIM पोलराइज करेगी। पोलराइजेशन की राजनीति। 15 मिनट का मतलब सिर्फ यही था, वो घटिया बयान जो अकबर ओवैसी साहब ने दिया था, जो उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम देखते क्या करते हैं। ये वही बयान को उनको रिपीट करने के लिए ये एक डॉग विसल है। और अकबर ओवैसी वहां जाकर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मौका दूंगी हाजी साहब, हाजी साहब बीच में नहीं, हाजी साहब बीच में नहीं, हाजी साहब बीच में नहीं, मैं आपको मौका दूंगी, एक बार उनको ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए ना। हाजी साहब ऐसे नहीं चलेगा, आवाज कम कर दीजिए। हाजी साहब मौका दूंगी मैं, रुक जाइए, मौका दूंगी। हाँ तहसीन। हाजी साहब बीच में नहीं बोलते, थोड़ा हम रूबिका के शो में डिसेंटली डिबेट करेंगे। सवाल ये है कि इनको नोटा से कम वोट नहीं थे, इनको कोई गंभीरता से नहीं थे, इनके पास केवल 16 कैंडिडेट थे। लेकिन आपके शो में आपने देखा हाजी साहब ने क्या कहा कि ओवैसी बंधुओं ने मुसलमानों के लिए काम किया। आप रूबिका जी, आप भी मुसलमान है, मैं भी पसमंदा हूं। आप देखिए, जब आप MP या MLA बनते सिर्फ मुसलमानों के बनते, सिर्फ हिंदुओं के बनते, ये पोलराइजेशन, वहां पे योगी साहब पोलराइजेशन, यहाँ पे ओवैसी साहब। इसलिए मैं कहता हूँ एक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्का है योगी साहब, दूसरा सिक्का है ओवैसी साहब। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक सिक्के के दो पहलू, तहसीन पुनावाला, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये अकबरुद्दीन ओवैसी को, असद ओवैसी को आप ही ने भेजा है। हाजी साहब रुकिए ना, हाजी साहब रुकिए, हाजी साहब रुकिए, हाजी साहब रुकिए। अभी आपको बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का पूरा मौका मिलेगा, डोंट वरी, सबको पिच मिलेगी। जफर इस्लाम साहब, ये आपके दोस्त लोग हैं, आप यहाँ पोलराइज करते हैं, ये वहाँ पोलराइज करते हैं। देखिए ऐसा है रूबिका जी, ऑपोजिशन जो है वो अपने हार मान चुका है यहाँ पर, बड़ी गंभीर स्थिति में ऑपोजिशन, और उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA जो है एक प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसलिए अब इन लोगों ने एक रणनीति बना लीजिए, और देखिए जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो हर बार किसको सपोर्ट करती है? इंडिया अलायंस के, हर जगह इंडिया अलायंस के साथ खड़ी रहती है, और यहाँ भी इंडिया अलायंस के साथ ही है जो इसने ऐसे इस तरह की बातें जो है अनाप शनाप बयान देने का काम शुरू किया। इनका काम क्या है? इनका काम है मुस्लिमों को कहीं ना कहीं गुमराह करना, उस्काना, उनको भड़काना, और उसके बाद अपने जो सियासी जो उनकी जो सोच है उसको कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर जो है अपने फायदे के लिए काम करना। तो सियासी फायदा इनको होगा, इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं और मुस्लिम समाज को हर बार फायदा अगर आप देखें तो कैसे हो? नहीं सुनिए, मैं दो बातें खत्म कर रहे हैं। जफर साहब, सियासी फायदा कैसे होगा?
आप मैं आपको खत्म कर बताता हूं। लीजिएगा, पहले सुन लीजिए आप। सियासी फायदा कैसे होगा? मुसलमान हो गया एक तरफ, हिंदू हो गया दूसरी तरफ, ठीक है, इसमें फायदा किसको हुआ? मुसलमान मैं एक वही तरफ बता हुआ रहा हूं। और AIMIM को उसने वोट दिया तो वो उसके पक्ष में गया, और मान लीजिए रुबिका जी, हिंदू पूरा एक हो गया जो कि आपका बड़ा वोटर कहलाता है, तो इस लिहाज से मेजॉरिटी विल विन, तो आपके पक्ष में फायदा आया। रुबिका जी, आपको थोड़ा एनालिसिस बताए थे आज, अगर शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा या देखा होगा या उसकी एनालिसिस की होगी, हमारे किरण रिजिजू जी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आज सुबह मुंबई में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था साथ में उनके। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि इस बार मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में वोट देगा। क्यों देगा? इसलिए कि हम हर वो काम किया है मुस्लिम समाज को, सबका साथ सबका विकास का जो काम है वो हमने करके महाराष्ट्र में दिखाया है। और ये लोग जो है सिर्फ मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं उस्काते हैं अपने फायदे के लिए। फायदा होगा नहीं, मुस्लिम समाज जो है। आप जफर साहब, मैं आपको बातें कड़वी लगे तो लगे, आपको कड़वी लगे तो लगे, मुझे नहीं, आप फैसला थोड़ी कर रहे हैं रुबिका जी। लेकिन सच ये है जफर साहब, प्लीज आप मान लीजिए। नहीं आप मेरी बात मान लीजिए ना। ये बात लोकसभा चुनाव के बाद ना, लोकसभा चुनाव के बाद ये क्लियर हो गई है कि आप मुसलमानों के लिए कितना भी काम कर लीजिए वो आपको वोट नहीं करेगा। रुबिका जी, मैं इस तरह के, रुबिका जी आप इस तरह, आपका ये एनालिसिस, मुट्ठी भर लोग हैं। ये मेरा एनालिसिस नहीं है सर, ये दुनिया भर का एनालिसिस है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से रुबिका जी, किशोर तिवारी से मैं इस तरह की, तहसीन पूनावाला से पूछवा देती हूँ। नहीं, तहसीन पूनावाला क्या बोलेंगे, उनका अपने ही पता, कोई ये नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे इस पे, समाज अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में वो क्या बात करेंगे। हकीकत देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे मंत्री, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में, अरे बोल नहीं सकता मुसलमान के बारे में। अरे कोई पसमानदा क्यों ढोंग बचा रहे? पसमानदा का ढोंग बचाना बंद करो। कोई पसमानदा नहीं, तुम खाली सब ढोंग बजाना बंद करो। हकीकत तुम्हारी मालूम है आपको। सब ये टीवी पे आके इस तरह का नाटक शुरू, टीवी पे आके पसमानदा टीवी के नाटक में मत करो, सब तरफ से एक्सपोज हो जाओगे। इस तरह का नाटक करोगे तो हर जगह से। सुनिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे भाई जफर साहब, इस मामले जफर साहब पहले आप नहीं क्लियर कर दीजिए। अगर तहसीन पुनावाला पसमानदा नहीं है तो फिर शहजाद पुनावाला भी पसमानदा नहीं है। दोनों एक मां की कोख से निकले बच्चे हैं, इसीलिए इनसे मैंने पूछा था। शहजाद पुनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं इनसे ही पूछा था जो सामने बैठे टीवी पे, इन्होंने मुझसे बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा था मैं नहीं, इसलिए अब ये यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने कहा था नहीं, इसलिए बाकी चीजें इनको समझने दीजिए। जो कह रहे हैं हकीकत सबको मालूम है, इनको भी मालूम है, इस तरह का ढोंग नहीं बचाना चाहिए। बाकी चीजें मैं इनके बारे में, इनके मुंह से सुना है वो बता रहा हूँ। अब बाकी बातें जो यहाँ डिबेट का मतलब, वो सब पसमानदा कौन है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अरे मैं उसके बारे में कोई चर्चा करने नहीं आया यहाँ पर। चर्चा जो करने आया, बात कर रहे हैं जो उस पे, देखिए हम एक मिनट तहसीन, हम यहाँ कह रहे हैं, हमने सबको एक नजर से देखा है, हमारी सरकार ने सबको एक नजर से देखा है। असाउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों, ये जो है, ये दोनों समाज को इन लोग तोड़ना चाहते हैं, यही लोग समाज को काटना चाहते हैं। ये लोग हैं मुस्लिम के सबसे बड़े दुश्मन। अगर हाजी साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए आपका, आप लोग। ओके, ऑल राइट सर। हाजी साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको एक लाइन में जवाब देना है, ठीक है? क्या आप मुसलमानों की पार्टी हैं केवल? नहीं, हम तो एक संविधान के अनुसार बनी हुई एक पार्टी है जो दलित और आदिवासी और मुस्लिम और सब समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, और जिनके साथ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। और ये बैरिस्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने काबिल शख्स हैं कि आपको पता ही है उनकी काबिलियत का तो चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनका चर्चा है। किस तरीके से ओके ठीक है सर। मैं मुझे नहीं अरे भाई असद ओवैसी पर मुझे निबंध नहीं चाहिए। आपने कहा कि ये तो सबकी पार्टी है, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, जो दुख में है उनकी पार्टी है, ठीक है? तो आपकी AIMIM का फुल फॉर्म क्या है सर? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन। और कुछ पूछना है? ओके जी, ऑल इंडिया मेरे समझ में आ गया। मजलिस का मतलब क्या होता है? मजलिस का मतलब सब होते हैं। मजलिस का मतलब है कि सबको इकट्ठा करो, इत्तेहाद लाओ सब में। मजलिस का मतलब असेंबली हुई ना? हाँ। मजलिस, ओके, मजलिस का मतलब हो गया असेंबली। मैं मदद कर देती हूँ आपकी, ठीक है? अच्छा, इत्तेहाद का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद का मतलब होता है सब एकजुट रहो।
पूरा देश के लोगों को एकजुट होकर हमें यूनिटी, वोट देना चाहिए। ये हमारा यूनिटी नहीं, पूरे देश के नहीं, इत्तेहाद का मतलब बताइए। इत्तेहाद का मतलब यूनिटी, एकता। तो मतलब ऑल इंडिया, पूरे देश में एक सेकंड, पूरे देश की असेंबली है, यूनिटी यहां तक पहुंचे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन क्या हुए सर? मुस्लिमीन का मतलब? नहीं, आपने हमारी पार्टी का तो बहुत अच्छे से एनालिस्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का भी एनालिस्ट कर दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है? ऑल इंडिया समझ गया, मजलिस समझ में आ गया, इत्तेहाद समझ में आ गया, मुस्लिमीन मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि मुस्लिमीन मतलब मुसलमान? आपकी पार्टी का नाम ही इसी मसले पर है कि हम सब मुसलमानों को एकजुट करने के लिए असेंबली कर रहे हैं। जिस पार्टी के नाम में ही तुष्टीकरण हो, उस पार्टी को आप कैसे सेक्युलर कह देंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, आप जिस तरीके से आप जो है पूरा डिफाइन कर रही हैं इन सब सारी चीजों को, आपको इतनी सारी और जितनी भी पॉलिटिकल, ये हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई पार्टी है। हम अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम क्या दलितों को साथ में लेके चलते? क्या हम हिंदू भाइयों को टिकट नहीं देते? और भाजपा जो है, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का वादा वो करती है। आप बताइए, भाजपा में एक सांसद है, जफर इस्लाम साहब थे, 2-3 लोग थे मुसलमान, इनको सबको बाहर निकाल दिया। आप जिस तरीके से जफर इस्लाम से पूछ लीजिए सर, आप पूछिए ना। यू आर फ्री, हाजी साहब, यू आर फ्री टू आस्क हिम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप जब आप ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चले, उस पर आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदू जनता पार्टी है? राजनीति में आने चाहिए हाजी साहब, आपकी आवाज कम कीजिए प्लीज। हाजी साहब की आवाज, सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होगा सर। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या भारतीय हिंदू जनता पार्टी है? हाँ हाँ कि ना, इसका जवाब दे दीजिए। किशोर तिवारी जी, मामला अब हिंदू मुसलमान पर इसलिए आ गया है क्योंकि सर एजेंडा पर मैं बाद में आऊंगी। हम पहले सर से शुरू करते हैं, नाम से शुरू करते हैं, फिर अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। किशोर तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुसलमान बहुत भारी संख्या में उस पोजीशन में है जहां वो डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर है। 38 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी है जहां पर 20% मुस्लिम वोटर है सर। 15 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% है। 9 ऐसी है जहां 40% है, और 10 सीटें ऐसी है जहां पर 25% मुसलमान जो है तय करता है कि जीत सकते हैं कि नहीं। और यहीं पर असद ओवैसी ने सीटें अपनी चुनी है। और ऐसे में जब वो ये कहते हैं आप सब के सब बेकार है, सिर्फ वही है वाहिद आदमी जो सुधार ला सकता है। किशोर तिवारी। हाँ रूबिका जी, मेरे नागपुर में आप आई हो, और यही नागपुर में लोकसभा के अंदर आप मध्य नागपुर में चले जाना। अभी आप पश्चिम नागपुर में हो, जहां पर विकास ठाकरे जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थे, वो विधायक थे, वो है खड़े। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति नितिन गडकरी करते हैं, उनको मध्य नागपुर से भी लीड है, मैं अभी बता रहा हूँ। और नागपुर का माहौल आपने देखा, और महाराष्ट्र का भी माहौल देखा। यहाँ ना तो 15 मिनट चलते हैं, ना 15 सेकंड चलते हैं, ना कटोगे बटोगे चलता है। अब ये किसने बिगाड़ा मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये चुनाव के वक्त ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि विधायक जरूर। किशोर जी, आपको क्या लगता है ये जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर असद ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं? देखो, उनको क्या है कि वो खुद ही बोलते कि हमको बी टीम कहा जाता, तो उनके कुछ बातों से वो ज्यादा ही फेमस हो गए कि बीजेपी के पेरोल पर काम करते। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बैरिस्टर साहब का काम हैदराबाद में मैंने देखा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची बात बताइए, आपको असद ओवैसी के आने से डर तो लगा होगा, क्योंकि आपका ये नया नवेला जो वोट बैंक आजकल तैयार हुआ है, वो वोट बैंक कहीं ऐसा ना हो कि छट जाए, बट जाए। नहीं तो बट गए तो आपके वोट कट गए।
नहीं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि उद्धव ठाकरे ये बुनियादी तौर पे विदर्भ और मराठवाड़ा या फिर महाराष्ट्र की समस्याओं पर लक्ष्य केंद्रित करके काम कर रहे हैं। और इतना हमें हिंदुत्व वाली पार्टी कहा गया, लेकिन कोरोना के वक्त हमने बता दिया कि हम जो इंसानियत के को सर्वोच्च मानते हैं। और हिंदू पार्टी रहना और मुस्लिमों के बारे में अनाप शनाप बोलना बहुत फर्क है। हाँ, हमने अभी देखो वो प्रबोधनकार ठाकरे की लाइन लेकर उद्धव जी चल रहे हैं, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई पे वो अग्रसर। कितना आसानी से आप लोग बोल देते हैं कि हिंदू की बात करना लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बातें करना। ये असद ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने उस रैली में 15 मिनट का इशारा करते हुए 12 साल पहले का बयान याद दिलाया। किशोर जी, ये बोलते हुए आप लोगों के होंठ क्यों कपकपाने लगते हैं? एक मिनट में बता, क्यों आप लोग उस आदमी पर अटैक नहीं कर सकते हैं जो असल में बांटने और काटने की बात कर रहा है? अरे भाई, एक ने बोला 15 मिनट, दूसरे ने बोला 15 सेकंड, क्या है क्या ये? अभी देखो लोकसभा के चुनाव में नवनीत, मेरी बहू है वो, नवनीत राणा खड़ी हुई और मुस्लिम बहुल इलाके में उसको 1% वोट मिले। यानी ये कितनी घृणा फैलाती है ये बच्ची चुन के आ गई थी, लेकिन 98% वोट इसके मैं खिलाफ बात कर रही हूँ असद ओवैसी पर, आप लोग और अकबरुद्दीन ओवैसी पर, उस पर आप बोल ही नहीं पा रहे किशोर जी, बोल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी मैंने आपसे सवाल सीधे तौर पर किया, आप नवनीत राणा पर चले गए। नवनीत राणा ने वो जो एक्शन हुआ था उस पर रिएक्ट किया है। वाई सर, क्यों आप लोगों को किस बात का डर है? डरते क्यों हैं आप लोग इतना? मैं जवाब दे देता हूँ। एक वास्तविक जगह ना ही तो महाराष्ट्र का मुस्लिम ओवैसी जी को मानता है, ओवैसी जी के वो जो आए थे दूसरे बच्चू ओवैसी उनको भी नहीं मानता है। और तहसीन ने बताया ना, वो नोटा से भी कम वोट लेते हैं यहाँ, नोटा से भी कम वोट लेते हैं। वो इम्तियाज जलील खुद के भरोसे चुन के आए। ऑलराइट किशोर जी, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और उसके बाद मैं डिबेट जरा ओपन कर देना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़ा बवाल हुआ, हाँ, सबके सब अपने घरों से बाहर निकल गए कहते हुए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, हाँ, बटोगे तो कटोगे जैसी बातें करती है, और इस पर उफ तक नहीं। 15 मिनट हम क्या बेवकूफ है? हमें समझ में नहीं आता है। और वहां हूटिंग हो रही है बड़े लेवल पर, ऐसे हूटिंग हो रही है कि बस अब इसी का इंतजार था। दिस इज प्रोडक्टिव राजनीति। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो बी टीम वाला कॉन्सेप्ट है, ये जब पार्टी कोई कमजोर होने लगती है तो दो पार्टियों को ए और बी टीम बताती है। कोई किसी की बी टीम राजनीति में नहीं होता, भारतीय राजनीति में तो हमने नहीं देखा है। और कभी इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे बी टीम नहीं बने। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस ने भी एक समय में कोशिश की थी, लेकिन राज ठाकरे भी नहीं बने। हाँ, उद्धव ठाकरे अभी साथ में आ गए। मैं बी टीम नहीं मानता हूँ किसी भी कीमत। शरद पवार की बी टीम थोड़ी ना है कोई, सब साथ में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बाकायदा उनके सांसद जीते थे, बिहार में उनके 6 विधायक हुए। तो ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी वो चुनाव नहीं लड़ते। और आखिर क्या समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, ये मुसलमानों का वोट मांगे तो ठीक है, और ओवैसी जो मुसलमानों की ही पार्टी है, जिन्होंने अपने नाम में ही मुस्लिमीन लगा रखा है, तो उनको लोग बुरा भला कहेंगे, क्यों कहेंगे? और जरा यहाँ ये भी समझिए, ये लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी से ओवैसी ब्रदर्स नहीं लड़ रहे। ये 15 मिनट ये हिंदुओं को धमकी चेतावनी, किसी और को धमकी चेतावनी, उस सब से इतर क्या है उसको समझिए। महाराष्ट्र में एक सांसद उनको मिला था, इम्तियाज जलील, अब वो सांसद रहे नहीं, 2024 में हार गए। शिवसेना बटी, फिर भी हार गए। वो चिंता है ओवैसी ब्रदर्स को मुसलमान क्यों उस तरह से नहीं देख रहा। वो अपने वोटर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो आक्रामक मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके साथ खड़ा हो। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके उसमें तकरीर सुनने तो आता है, वोट देने कहीं और चला जाता है। और उनका दुर्भाग्य सोचिए, ओवैसी ब्रदर्स जब बैठते होंगे तो क्या सोचते होंगे, चलो राहुल गांधी से निपटना है, चलो तेजस्वी से, अखिलेश से, शरद पवार, उनको अब उद्धव ठाकरे से भी मुस्लिम वोटों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप उनके इस धर्म संकट को समझ ही नहीं रहे। आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वो क्या बोल दे रहे हैं।
तो उनको सब पुराना याद कराना पड़ेगा। भाई आओ मेरे पास, किसी तरह तो आ जाओ। किशोर तिवारी जी, आप पर ये कटाक्ष नहीं था, ये सीधा हमला था कि उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र, वो हिंदू ध्वजधारी जिन्हें कहा जाता था, आज उनके बेटे से सियासी तौर पर इसलिए लड़ना पड़ रहा है ताकि कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में ना चला जाए। सुना आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी को? नहीं, मैं त्रिपाठी जी के विचारों का समर्थन करता हूं कि एक समय था कि हमारा रुद्र रूप था, लेकिन भारत 2024 में जब विश्व शक्ति बनने को जा रहा है और पप्पा को बेटी बोल रही है कि देखो ट्रम्प को जिता दिया पप्पा, अब ऐसे वक्त हमें भी बदलना चाहिए। हम बदल गए। महाराष्ट्र के विकास के लिए हम सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को लेके साथ चल रहे हैं। अभी उनको मुख्यमंत्री बनने को जाना है। और हम क्या यहाँ पर जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, इनको हम दूर थोड़ी रख सकते। हमारे वो हृदय के पास है। अच्छा तिवारी जी, अच्छा तिवारी जी, आप नहीं हंसी मजाक में तो ठीक है कि आप जो है बातें कह जाते हैं कि पप्पा ने ट्रम्प को जिता दिया, पर पप्पा की बात पे जो बेटा नहीं चल रहा है उसका क्या करें? चलिए, यहाँ तो पप्पा ने ट्रम्प को जिता दिया, लेकिन यहाँ बेटे ने पप्पा की विचारधारा को जो नीचे गिरा दिया, उसका क्या करें? बदल के तोड़ मरोड़ के रख दिया, क्या करें? पप्पा क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या निकला बेटा? अरे पप्पा उनके सपने में आके कुर्सी के लिए नहीं, जो मैं नहीं अच्छा, कुर्सी के लिए बेटे ने पप्पा को जो है एकदम उनकी विचारधारा को बदल दिया। अरे देखो, मैं अभी एक बात बताता हूँ तुमको। तुम है ना, नागपुर ये भूमि बाबा साहब आम्बेडकर की है, जिसने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और उसने कहा था कि बौद्ध धर्म में उधर मत जाइए ना, पहले अब आप पप्पा की बात आपने छेड़ी है। मुझे बताइए कि बिटुआ ने जो पप्पा को धोखा दिया है, उधर पप्पा वॉर रुकवा रहे हैं, उधर पप्पा ट्रम्प को जिता रहे हैं, इधर जो पप्पा कर रहे हैं, पप्पा का बेटा कर रहा है, उस पर बता दीजिए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सुना आपने कि भाई दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, तो हम क्यों ना बदलें? ओके, 20 सेकंड्स तिवारी जी। हाँ, ये देखो 30 सेकंड के लिए दे रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर बीजेपी से नाता तोड़ा, इसलिए हिंदू को छोड़ा है, तो मैं अभी कहता हूँ ये चुनाव है, तो वो आपको सजा दे देगी। ओके सर, हमको रिजेक्ट कर। हाँ, हमको रिजेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। 20 तारीख के बाद इस पर बात हो जाएगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला, हाजी साहब और जफर साहब इंतजार कर रहे हैं। रुबिका जी, मुझे लगता है कि अभी के चुनाव का जवाब आएगा, लेकिन पहले तो आ गया ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी वो ज्यादा शिव सैनिक वो चले गए शिंदे जी के साथ? ये तो प्रमाण आ चुका है ना। अब जो आगे आएगा वो तो अभी 23 तारीख को पता चलेगा। और क्या ये कोई छिपी हुई बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ये लगातार कहते हैं कि आप जो ये जीत भी गए उसमें हमारे वाले मुस्लिम सेकुलर मतों का बड़ा योगदान है? क्या वो नहीं कहते हैं? क्या अभी कांग्रेस के नेताओं ने ये बात नहीं की थी? ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। और मुझे लगता है अगर कोई भी पार्टी, अगर उद्धव ठाकरे इस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स के चैंपियन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। चुनाव में, राजनीति में कई बार सत्ता में आप आते हैं, चुनाव जीतने के लिए ये सब करते हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि भाई हमें उनके साथ नहीं रहना था, ये वाली विचारधारा पे जाना, इसमें गलत क्या है? ये बात तहसीन पूनावाला, आप तो भाई राजनीति को स्टूडेंट की तरह देखते भी है ना। प्लीज तहसीन, जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिए। क्या ये सच नहीं है कि चाहे एनसीपी हो, कि चाहे उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी शिवसेना हो, या फिर इस वक्त कांग्रेस, और अब चौथे कोने पर एआईएमआईएम, सब के सब अगर किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो वो है मुसलमानों का वोट। तहसीन,
उसका फेडर ही गिरा दिया। नहीं रूबिका जी, इसमें सच्चाई नहीं। तहसीन डिवाइस इज ऑन म्यूट आई थिंक। हाँ नहीं, जो एमवीए का कोalition है, हाँ बोलिए, वो सभी महाराष्ट्रियन को साथ में लेकर महाराष्ट्र के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे। जो सरकार का नीति आयोग का डेटा आया परसों, महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में और जॉब्स में गिरा है, और महाराष्ट्र इस देश का सबसे प्रगतिशील स्टेट है इकोनॉमिकली। 30% जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पूरे मुल्क में, वो महाराष्ट्र से आता है, जीएसटी का 42%, और उसमें गिरावट आई है जॉब्स में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो महाराष्ट्र की जो अस्मिता पे लगातार भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है, ये उसकी लड़ाई है। और महाराष्ट्र की अस्मिता में सभी लोग शामिल है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मराठा हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ओबीसी हो, मर्द हो, औरत हो, सभी महाराष्ट्र एकजुट होकर यही कह रहे हैं सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। और बीजेपी की सबसे वीक लिंक है अजीत पवार। अजीत पवार जब तक उस गठबंधन में रहेंगे, बीजेपी को जो उनका ट्रेडिशनल वो भी नहीं मिल रहा, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है कांग्रेस की तरफ आ रहा है। इनफैक्ट विदर्भ में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और कोंकण में कांग्रेस बहुत ज्यादा गेन्स करने वाली है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पर्सनल टिप्पणी मुझ पे हुई, मैंने उसके बाद की, मैं इस चीज 10 सेकंड और लेकर बात कर रहा हूँ। जो लोग राज्यसभा में रिपीट नहीं हो पाए, उनके परफॉर्मेंस इतने बुरे थे, उनकी पर्सनल टिप्पणी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। शायद वो कुछ सपने देख रहे थे कि मेरी उनकी कोई बातचीत हुई या कोई वार्तालाप हुआ, ठीक उसी तरह जैसे वो राज्यसभा में सो रहे थे। हाँ, मैं दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ और वो पक्ष विपक्ष वाली विंडो भी लगा रही हूँ भाई, ताकि आप दोनों इस मसले पर बात भी कर ले कि कौन पसंदीदा है कौन नहीं है। और दूसरा ये सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तहसीन पूनावाला ने कहा महाराष्ट्र के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं। रूबिका जी मैं यहाँ हाँ वही सवाल नहीं मैं रूबिका जी कोई इनकी जात पात डिस्कस करने नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन इनको जो भी है अपने आप को बताना, दुनिया को बताते रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। अगर उनको नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इससे, जहां तक मेरे परफॉर्मेंस का और नहीं आने का है, ना तुम्हारी हैसियत है और ना तुम्हारे खानदान की हैसियत कि मुझे बना सको। नहीं, ना तुम मुझे बना सकते हो ना मुझे हटा सकते हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना तो तुम बनाने की हैसियत में रखते हो, ना तुम हैसियत, तुम दलाली कर सकते हो, दलाली करते रहो। इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। दलाली करते हो, दलाली करो। दलाल के जैसा मेरे टीवी शो पे बात मत करो, इसलिए कि मैं जवाब देने लगूंगा तो टीवी शो में बोलना मुश्किल बंद हो जाएगा, तुम्हारी आवाज बंद हो। मैं तुम थोड़ा अगर बोल दूंगा तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे ज्यादा जानकार हूं। जफर साहब इस तरह की बात मत करो। मुझे बहुत कुछ मालूम है। भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। तहसीन पूनावाला नहीं, अरे आप कैसे किसी पर इस तरीके से पर्सनल आक्षेप लगा सकते हैं सर? पर्सनल क्या बोल रहे हैं मेरे को? उन्होंने आपके प्रोफेशनल मसले पर बोला है सर। रविका जी आप पर्सनल उन्होंने आपको प्रोफेशनल नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। आप भाषा की मर्यादा रखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए ना जफर इस्लाम साहब, भाषा की मर्यादा रखिए। आपको जितनी बुरी बातें कहनी है कहिए, लेकिन आप किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोलेंगे सर। बिल्कुल वही बात है, आप कभी भी मर्यादा को नहीं जानते हैं, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब? आप बहुत नहीं सर, मैं आप दोनों का पक्ष ले रही हूँ। तहसीन ने कभी जिंदगी में वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, ना मैंने आपको कभी ऐसा करते हुए देखा है। लेकिन आज आपने ऐसी बातें उनके बारे में बोली, चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया आपने, आवेश में आकर बोल दी, लेकिन जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं सर वो ठीक नहीं है। ठीक है, और मेरे डिबेट शो में तो मैं उसे कतई अलाउ नहीं करूंगी। मैं जो जवाब आपके सवाल के उसका राजनीति की बात कर रहे हैं, पर्सनल कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अपने ये कह रहे थे अजीत पवार जी कमजोर है, फलाना कमजोर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ महायुति बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फोर्स की तरह है। हम सारे 288 सीट पे एकजुट होके एक साथ लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार 120-25 सीटें, 152 में से 125 सीटें, अभी आप 152 अपने स्क्रीन पे दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आप उसको बस ये कर दिए, लास्ट का नंबर चेंज कर दिए, 100 और 52 को 25 कर दीजिए। कम से कम 100 मिनिमम 125 भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दल के साथ हम 200 क्रॉस करेंगे, ये मैं आपके शो पे कह रहा हूँ। और जहां तक परफॉर्मेंस लोगों का है, मैं दो चीजों पर यकीन करना छोड़ चुकी हूँ। एक तो पॉलिटिकल पार्टियों के दावों पर,
और दूसरा टीवी का एग्जिट पोल जो ओपिनियन और एग्जिट पोल होते हैं सर, मैं दोनों में बड़ा वाला स्टार मार्क लगा देती हूँ आजकल। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस मामले में, मैं यकीन ही नहीं करती हूँ ये, मैं बहुत क्लियर हूँ सर। ठीक है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हाजी साहब आप स्क्रीन पर रहे। 10 सेकंड मैं सिर्फ इतना हाँ। कर, देखिए मैं कोई नाराजगी किसी के साथ, तहसील में मेरे छोटे भाई की तरह मेरा अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैंने किया था आई एम सॉरी। बट दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हूँ। महाराष्ट्र बैठा हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी तरफ से भी कुछ मैं महाराष्ट्र बैठा हूँ हर दिन यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ऐसे मजा आता है ना, ऐसे मजा आता है ना जफर साहब। बस ओके, आप कह रहे हैं कि हम लोग 125 सीटें लाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाजी साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात नहीं सुन पाए, 10 सेकंड। तिवारी जी बैठे, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। तिवारी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए भाई ये कहाँ ये शर्त लगाते हैं, कई चैनल पे शर्त लगाया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, फिर भी आ जाते हैं हारने के बाद। इनसे शर्त लगवा लीजिए, इनसे ले लीजिए, कहिए तिवारी जी। ऑलराइट तिवारी जी, जल्दी से, शर्त का टाइम है, जल्दी से। देखो अब फिर बताइएगा कि फिर नहीं आएंगे। जफर मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भगवान राम ने बोला है कि बीजेपी को का टुकड़ा साफ कर रहे हो तब तक आओ, तो मैं अभी बता रहा हूँ। मुझे जफर एक बात बोलने देना, दुनिया में जो बैंकर्स है सबसे अच्छे बैंकर बोलकर जफर का नाम है, और मैंने खुलकर बोला था कि इसे वित्त मंत्री बनाना चाहिए। नहीं तिवारी साहब, अरे मेरे को ठीक है सर, मेरे यहाँ पे तो आज आप लोगों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाने का ये क्लब खोल दिया है। मैं तुझे आगे बढ़ाऊं, तू मुझे आगे बढ़ा। अच्छा है, देश ऐसे ही चलते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। कल एक नए विधानसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी गूंज में।